चलिए आज अपन आवेश एवं विद्युत क्षेत्र का पार्ट 11 है और आई थिंक मे बी ये आखिरी पार्ट होगा। इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें करना है डिस्कस। वैसे तो इसमें और भी इसमें कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए रह गई हैं, लेकिन अभी वो हाल फिलहाल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि नॉलेज के लिए अगर आपको लेना चाहें नॉलेज के लिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा आगे, लेकिन अभी एग्ज़ाम के में तो नहीं आएंगी वो। ठीक है, तो अभी अपन केवल वो बातें देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप जिन बातों पर आपको पहले फोकस करना है वो बातें मैंने पहले डिस्कस कर दी हैं इन सारे लेक्चरों में। जितने भी अभी तक पार्ट आए हैं उन सब में केवल वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, कोई भी क्वेश्चन मैंने फालतू का मैंने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, आज भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा मैं डिस्कस। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन को अपन। तो हमारा प्रश्न है, जब एक समान समतल चादर एवं प्लेट के कारण गॉस प्रमेय की सहायता से सूत्र निर्मित करो। तो हमको क्या दिया जाएगा? अपन को एक दी जाएगी प्लेट या कोई चादर हो, उसको हम करेंगे आवेशित और उसके कारण गॉस प्रमेय की हेल्प से हम क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक समान प्लेट बनाता हूं। ये एक प्लेट है जिसको मैंने प्लस क्यू आवेश दिया है, जो उसकी सतह पर एक समान रूप से फैल गया है। अब मुझे क्या करना है? इस प्लेट की वजह से यहां पर कोई एक बिंदु होगा P, एक बिंदु होगा P। इस बिंदु P पर मुझे क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है? गॉस की हेल्प लेनी है। तो गॉस भाई साहब क्या बोलते हैं कि आपको सबसे पहले आपको क्या बनाना है? एक बंद पृष्ठ बनाना है। तो इस बिंदु P को घेरे हुए एक तरह का बंद पृष्ठ बनाते हैं। तो अगर आपको एक चादर दी जाए तो उसके लिए जो बंद पृष्ठ बनेगा एक बेलनाकार बनेगा। इस तरह से एक बेलनाकार आकृति बनेगी। तो एक हमने क्या किया? एक बेलनाकार एक हमने आकृति ली। इस तरह से देखो एक प्लेट है और यहां मान लीजिए कोई एक बिंदु है, तो यहां इस तरह से हमने एक बेलनाकार आकृति, जो ये बेलन इसको आर पार करता हुआ बाहर की ओर निकला हुआ है। तो इस बिंदु P पर हमें क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनने याद करनी। ये हमने कर लिया, अपने बेलनाकार पृष्ठ कर लिया। अब देखो क्या होगा, अब मैं इसमें लगाऊंगा गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय क्या कहती है? देखो विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? देखो इसके कारण जो विद्युत बल रेखाएं होंगी, ऐसे प्लेट है तो विद्युत बल रेखाएं ऐसे भी निकल रही होंगी और ऐसे भी निकल रही होंगी, इधर भी जा रही होंगी, इधर भी जा रही होंगी। ठीक है, अब ये इस यहां से भी निकल रही होगी विद्युत बल रेखा E, और एक यहां से भी निकल रही होगी विद्युत बल रेखा E। क्योंकि पृष्ठ जो है ऐसे है, आवेश इधर भी फैला हुआ है, इधर भी है आवेश, तो विद्युत बल रेखा ऐसे भी निकल रही होंगी और ऐसे भी निकल रही होंगी। तो ऐसे भी जा रही होंगी, ऐसे भी जा रही होंगी विद्युत बल रेखा। अब मुझे क्या करना है? लेकिन क्या होगा, यहां तो अगर मैं निकालना चाहूं इस आवेश को घेरे हुए, इस बिंदु को घेरे हुए अगर मैं निकालना चाहूं, अगर मैं फ्लक्स, तो यहां तो फाई बराबर क्या आ जाएगा? कुल फ्लक्स जो आ जाएगा इस वाले पृष्ठ से, इस वाले पृष्ठ से और इस वाले पृष्ठ से। फाई बराबर मैं बोलूंगा E डॉट डी एस। अगर इसका मान लीजिए क्षेत्रफल S है तो E डॉट डी एस प्लस E डॉट डी एस। फाई बराबर क्या आ जाएगा? 2ES आ जाएगा। फाई बराबर क्या आ जाएगा? 2ES आ जाएगा यहां पर। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वाले पृष्ठ की, ये पृष्ठ दिखा, ये पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, इस वाले पृष्ठ से विद्युत जो क्षेत्र होगा, जो विद्युत फ्लक्स जो होगा इस वाले पृष्ठ वो कैसा होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर विद्युत बल रेखा ऐसी है, यहां अगर मैं छोटा सा अगर मैं लेता हूं एरिया, तो उसका क्षेत्रफल जाएगा ऊपर की ओर S। तो इन दोनों के बीच बनेगा 90 डिग्री का कोण। तो यहां लिख देंगे, देखो दोनों वृत्ताकार पृष्ठों से तो होगा, दोनों वृत्ताकार पृष्ठों से कुल फ्लक्स वृत्ताकार जो है इससे और इससे, क्योंकि यहां क्या हो रहा होगा? विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, क्षेत्र भी जो है ऐसे ही है, इधर भी क्षेत्र कैसा होगा? ऐसे होगा इधर। तो यहां तो होगा,
लेकिन अगर मैं इससे मैं बात करूं यहां, लेकिन किंतु बेलनाकार पृष्ठ की जो बाहरी सतह है, जो वक्र पृष्ठ है, किंतु वक्र पृष्ठ में बोलना चाहूंगा, किंतु वक्र पृष्ठ से फ्लक्स कैसा होगा, फाई बराबर 0 होगा। क्यों होगा फ्लक्स 0? बिकॉज इन दोनों के बीच में कैसा कोण बन रहा होगा, 0 कोण बन रहा, वो 90 डिग्री का कोण होगा। 90 डिग्री का कोण होने पे से cos 90 कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इससे तो फ्लक्स नहीं बन रहा होगा, यहां से बन रहा होगा। तो फाई वाला कितना जाएगा, E डॉट ds आ जाएगा। मैंने आप लोगों को एक डेफिनेशन बताई थी, क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व, याद होगी शायद आपको, क्षेत्रीय पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसमें क्या होगा, क्षेत्रीय एवं पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र आपको याद होगा, सिग्मा बराबर Q बटे में A। सिग्मा बराबर क्या होगा, Q बटे में A। क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या माना था, सिग्मा बराबर Q बटे में A अपना एक सूत्र होता है। लेकिन ये अगर मैं बात करूं, ये आवेश कौन सा आवेश है, ये आवेश कौन सा आवेश है, ये आवेश, मैं इस आवेश की बात कर रहा हूं, इस आवेश की जो यहां होगा, यहां तक जो आवेश होगा, यहां जो आवेश होगा, उस आवेश की मैं बात कर रहा हूं, वो आवेश होगा। तो यहां पर जो क्षेत्रफल जो होगा, ये वाला क्षेत्रफल होगा, ये क्षेत्रफल, ये क्या है, ये तो अपन ने S माना हुआ है। तो यहां से सिग्मा बराबर Q बटे में S हो जाएगा। यहां से अगर मैं Q की वैल्यू निकालना चाहूं, Q बराबर सिग्मा S हो जाएगा। अब देखो, अब मैं इसको अगर मैं समीकरण 1 नाम देता हूं, तो देखो समीकरण 1 में अपन जानते हैं, समीकरण 1 में गॉस की प्रमेय से फाइबर क्या होता है, Q बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है। फाइबर क्या होता है, Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी अपन वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर, Q बटे में एप्सिलॉन नॉट बराबर 2ES। अब देखो Q बराबर क्या है, यहां पर Q बराबर क्या है, सिग्मा S है, सिग्मा S बटे में एप्सिलॉन नॉट बराबर 2ES। इसके बाद मैं यहां करता हूं सॉल्व, यहां S से S कट जाएगा, यहां E बराबर क्या जाएगा, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। यही अपना आंसर है, सिग्मा बराबर E बराबर सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन जो है आपसे किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मैं आप लोगों को पहले बता दूं, बोर्ड के एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैं बात कर रहा हूं MP बोर्ड की, अभी हाल फिलहाल MP बोर्ड की। ठीक है, MP बोर्ड में ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ये जो सूत्र है ना, ये सूत्र लिखा हुआ है E बराबर सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपको याद रखना है। किसी भी चादर या प्लेट के कारण गॉस प्रमेय की सहायता से सूत्र निगमित करना, ये आपको याद रखना है। बिकॉज क्योंकि आगे वाले चैप्टरों में इसका क्या होगा, यूज होगा काफी ज्यादा। तो ये आप सूत्र आप याद रखें, ये से आप वीडियो को 2 बार देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किया क्या है। मैंने देखो बेसिकली किया है, इस चादर की वजह से मुझे क्षेत्र निकालना था, तो मैंने यहां पर एक बिंदु P लिया। अब इस बिंदु P को सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस बिंदु P को घेरे हुए एक मैं मानूंगा पृष्ठ, जो हो गया एक बेलनाकार पृष्ठ। अब बेलनाकार पृष्ठ में क्या आता है, जो फ्लक्स जो था, विद्युत बल ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, तो ये वाला एरिया हो जाएगा कवर, ये वाला एरिया, तो ये तो दोनों हो जाएंगे, वृत्ताकार जो दोनों एरिया हैं ये दोनों तो हो जाएंगे कवर। यहां से तो होगा फ्लक्स, क्योंकि यहां पर क्या है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों का एक दूसरे के समांतर है। लेकिन अगर मैं इसकी अगर मैं बात करूं, इस वाले पृष्ठ की, इस वाले पृष्ठ की, इस वाले पृष्ठ की, इस वाले पृष्ठ की, ये पृष्ठ क्या है, ये पृष्ठ में यहां पर क्षेत्रफल घटक ऊपर की होगा। अब मैंने आप लोगों को बताया था, हमेशा किसी भी वस्तु का जो क्षेत्रफल का जो घटक जो होता है वो हमेशा उसकी सतह से लंबवत होता है। अगर मुझे देखना है एरिया वेक्टर, अगर मुझे निकालना है अपनी हथेली का, तो वो हमेशा ऐसे होगा। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो ऐसे हो जाएगा, हमेशा लंबवत होगा। तो अगर मैं यहाँ का अगर मुझे इसका अगर मुझे एरिया करना होगा तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, नीचे की ओर होगा, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर, इसका नीचे की ओर होगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र तो ऐसे जा रहा है, विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, तो यहां इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री के कोण की वजह से यहां जो फ्लक्स जो हो जाएगा, E डॉट कॉस थीटा होता है सूत्र में, तो फाइबर क्या आ जाएगा, E डॉट कॉस 90, कॉस क्या हो जाएगा, ये कॉस 90, 90 की वैल्यू क्या होती है, 0।
तो फाई का क्या हो जाएगा 0। तो यहां जो फाई की वैल्यू आ जाएगी वो कैसी आ जाएगी 0 आ जाएगी, बिकॉज यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, लेकिन इन दोनों की वजह से होगा, मैंने बोल दिया इसका एरिया एस है तो इसका भी क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। तो देखो ई डॉट एस एस, तो यहां पर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2ES हो जाएगा। फिर मैंने अपन जानते हैं गॉस की हेल्प से फाई बराबर क्या होता है क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन मैंने बताया था जो क्षेत्रफल का जो होता है क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर क्यू बटे में ए होता है। यहां से मैंने क्यू की वैल्यू निकाल ली, मैंने क्यू बराबर क्या हो जाएगी सिग्मा एस हो जाएगी। यहां पर मैंने उसकी वैल्यू क्या कर दी रख दी मैंने सिग्मा एस, एस से एस कट गया, ई की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई। तो ये आपको देखो डेरिवेशन तो नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन आपको ये चीजें आपको याद रखनी है। अब इसका मैं एक क्वेश्चन और करूंगा डिस्कस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी अगर बहुत सारे टीचर्स ने मतलब कराया हुआ है तो मैं भी इसको थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, चलो डिस्कस कर लेते हैं अपन इसको फटाफट। अब देखो इसमें प्रश्न है चालक और कुचालक में अंतर, बहुत ही आसान है। चालक और कुचालक में अंतर, देखो पहला इन दोनों में अंतर क्या होता है चालक और कुचालक में। देखो पहला अंतर यह है कि इसमें जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत अधिक होते हैं, तभी तो क्या है ये चालक है ना, बहुत अधिक है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन। आप लोगों को इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे लिंक में, आप सिर्फ यहाँ पर समझिए। तो इसमें क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं, इसमें बहुत कम होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, बहुत कम होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज की मैं बात करूं, इसमें विद्युत का प्रभाव बहुत आसानी से हो जाता है, इसमें विद्युत का प्रभाव बहुत आसान होता है। सिंपल सी बात है, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक हैं तो विद्युत क्या होगी आसानी से बहेगी, और इसमें क्या होती है विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है। ठीक है, तीसरे की मैं बात करूं, ठीक है, जब अपन इसको आवेशित करते हैं तो इसमें क्या होता है चालक में आवेश क्या होता है एक समान रूप से फैल जाता है। जैसे कोई लोहा है, लोहे को अगर मैं आवेशित करूंगा, अगर मैं क्यू आवेश दूंगा तो इस पर आवेश एक समान रूप से फैल जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि यहां कम यहां ज्यादा, ऐसा नहीं होगा। एक चादर पर क्या हो जाएगा एक समान रूप से आवेश क्या हो जाएगा फैल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है जैसे लकड़ी है, लकड़ी अगर मैं इसको आवेशित कर रहा हूं जबरदस्ती कर रहा हूं तो मान लीजिए मैंने यहां किया मैंने नाम, तो यही रहेगा आवेश, ऐसा नहीं कि आपको यहां लग जाए करंट, यही रहेगा आवेशित। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है एक समान रूप से फैल जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है एक समान रूप से नहीं फैलता है, किसी एक निश्चित बिंदु पर ही क्या होता है आवेश रहता है। अब आप इसके एग्जाम्पल लोहा, इसमें लोहा सोना चांदी, आदमी का शरीर भी एक वो है चालक है, आदमी का शरीर, ठीक है, व्यक्ति का मानव का शरीर, इसमें लकड़ी मोम प्लास्टिक, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इसमें एक क्वेश्चन और है आपका विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बाद में कराऊंगा, क्योंकि अभी क्या हुआ है आपका ये जो चैप्टर है चुंबक वाला चैप्टर वो आपका अभी हुआ नहीं है। तो चुंबक का जब हो जाएगा वो चैप्टर तो मैं उसमें ये क्वेश्चन करूंगा डिस्कस, विद्युत बल रेखाएं और चुंबक बल रेखाओं में अंतर। बाकी सब कुछ डिस्कस हो चुका है। अब आपको जितनी भी ये मैंने वीडियोस में दी है, मैं एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूं, एमपी बोर्ड के एग्जाम की अगर मैं बात करूं, एमपी बोर्ड के एग्जाम का, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस चैप्टर का। अगर बात करूं सिर्फ थ्योरी वाले चैप्टर की, न्यूमेरिकल अलग चीज है, सिर्फ थ्योरी वाले चैप्टर की बात करूंगा, इसमें से एक भी, सारी थ्योरी मैंने करा दी है, इससे बाहर क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, एक भी थ्योरेटिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चन होंगे मैं उनकी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। ठीक है, तो थ्योरी वाला तो इसमें से अभी एक ही बाहर नहीं जाएगा, आप इसको अच्छे से कर लीजिए, ये आपके लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है, गारंटी दे रहा हूं कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं अभी थोड़ा टाइम के बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल डिस्कस करने के लिए आपके थ्योरी का जो पार्ट होता है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो मैं देखूंगा सबसे पहले आप इसको अच्छे से कर लें, थ्योरी को याद कर लें, समझ लें, देन उसके बाद फिर मैं न्यूमेरिकल पार्ट भी इसका स्टार्ट कर दूंगा। 2-3 वीडियो लगेंगे उसके लिए, वो हो जाएगा खत्म, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, तो कल मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, विभव करके चैप्टर है, विद्युत विभव करके चैप्टर है, वो स्टार्ट करूंगा मैं। तो अब आप ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से नोट्स बना लें, लिख लें, उसको याद कर लें। कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ अच्छे से
काफ़ी अच्छे से मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दी है, कोई भी अगर कमी हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन क्या है ना, कुछ बच्चे को क्या रहता है, हमेशा एक डाउट रहता है कि नहीं, तो होशियार बच्चों एक बहुत बड़ी अपने यहाँ जो है, मैं एमपी की बात कर रहा हूँ, जो मैं नोटिस किया है, यहाँ क्या है, बच्चों को यह लगता है कि जो कराया है सर ने, जो ज़्यादा कराता है, मतलब जहाँ ज़्यादा रजिस्टर भरे हुए हैं, जिनके 5-5, 6-6 रजिस्टर, वो काफ़ी अच्छा टीचर है। कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अगली साल मालूम हो जाएगा, जब आप 12वीं पास करोगे तब आपको मालूम हो जाएगा कि ज़्यादा पढ़ना ठीक है, एक लिमिट तक अच्छा है, नॉलेज गेन करना ठीक है, लेकिन आप जिस 12th के लिए इतनी नॉलेज लेना अच्छी नहीं है। आपसे उतना ही पढ़ो जो आपके एग्ज़ाम में है। देखो, 2 तरह की होती है पढ़ाई 12th में। 12th में 2 तरह की पढ़ाई है। एक है JEE वाली पढ़ाई, या नीट में की एग्ज़ाम की मैं बात करूं। एक है क्लास 12th में जो MP बोर्ड, किसी भी बोर्ड या कोई भी बोर्ड ले लो, मैं बोर्ड एग्ज़ाम की पढ़ाई। तो इन दोनों में बहुत अंतर है, इन दोनों में बहुत अंतर है। इसमें आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान देना है। आप फालतू इधर उधर आप अपना सिर्फ एनर्जी वेस्ट कर रहे हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आपका कोई ज्ञान व्यान कुछ नहीं बढ़ने वाला है, नॉलेज कुछ नहीं बढ़ेगी, आप भूल जाओगे उसको, जो भी आपकी ज्ञान बढ़ेगा। अगर आपको करनी है पढ़ाई, JEE नीट की पढ़ाई करनी है, वो पूरी एक अलग दुनिया है। उसमें फिर ये भी हो जाता है शामिल, क्योंकि देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ, सर्किल बताता हूँ। ये नीट और JEE की दुनिया है, ये उसका सिलेबस है जो उसमें पूछा जाता है। MP बोर्ड इतना है, इतना सिलेबस, अगर ये कर लिया तो ये तो हो ही गया, इसे फिर करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप पूरी दम लगा रहे हो, 5-5 रजिस्टर याद कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। एंड में जाके याद आपको उतना ही रहेगा, इंपोर्टेंट याद करोगे। आप अपने जो भी आपके सीनियर, आप उनसे पूछना, मैंने तो भैया 5 रजिस्टर याद किए, उससे कुछ फायदा हुआ? जीवन में कुछ भी फायदा हुआ है? कोई फायदा नहीं हुआ। एग्जाम में भी सिर्फ आपको लास्ट का जो टाइम आएगा ना, उसमें भी आप सिर्फ वही बताओगे, सर इंपोर्टेंट बता दो, हम तो इंपोर्टेंट याद हो जाए, वही बहुत है। जब आपको करने ही इंपोर्टेंट है तो पूरी किताब रटने से कोई फायदा नहीं। इतनी मोटी किताब है, आप उसको कितना रटोगे? जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत सफिशिएंट, इससे बाहर नहीं आएगा। सिर्फ आप इतना याद कीजिए, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। अब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, देखा हुआ है, बहुत कुछ देख लिया है। MP बोर्ड की तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अपन यही समाप्त करते हैं।